Friends, आज इंजीनियर वेलकम बैक टू भूटेक। होप ऑल ऑफ यू विल बी वेल एंड गुड। फ्रेंड्स, आज इंजीनियरिंग जियोलॉजी की फोर्थ सीरीज में मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज की इस सीरीज में हम 31 से लेकर 40 तक के एमसीक्यूज को डिस्कस करना चाहते हैं, जिन्हें डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ और फिगर के साथ डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंथ्रासाइट इज ए कोल which is formed by the metamorphism of woody material. It contains carbon up to the extent of। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि एंथ्रासाइट जो एक कोयले का टाइप होता है और जो वुडी मटेरियल के मेटामॉर्फिज्म से बनता है, उसमें कार्बन का परसेंटेज कितना रहता है। जितना ज़्यादा कार्बन का परसेंटेज रहेगा वो कोयला उतना ही अच्छा माना जाता है। तो फ्रेंड्स, आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एंथ्रासाइट जो कोल होता है फ्रेंड्स, उसमें 92 to 98% कार्बन कंटेंट पाया जाता है। बिटुमिनस कोल, जिसे आप कॉमन कोल या कुकिंग कोल भी कहते हैं, इसमें 70 to 80% कार्बन कंटेंट होता है। लिग्नाइट कोल, जिसे आम बोलचाल की भाषा में ब्राउन कोल भी कहा जाता है, इसमें 65 to 70% तक कार्बन कंटेंट होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप फिगर से भी इसको क्लासिफाई कर सकते हैं कि एंथ्रासाइट कोल का लुक कैसा होता है, बिटुमिनस कोल कैसा होता है। बिटुमिनस कोल आपने देखा होगा जनरली भट्ठों पर ज़्यादा यूज होता है। लिग्नाइट कोल का क्या क्या कलर कोडिंग है। तो फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्लेनेशन योर आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर 3, 92 to 98%। About 98% of coal annually produced in India, which comes from। फ्रेंड्स, आपको ये बताना है कि जो हर साल लगभग 98% कोल जो इंडिया में यूज होता है वो कहाँ से आता है। लोअर गोंडवाना फॉर्मेशन, अपर गोंडवाना फॉर्मेशन, या बोथ 1 and 2, या नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, आइए कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं यहाँ पे। गोंडवाना कोल्स मेक्स अप टू 98% of the total coal reserves in India and 99% coal production in India. About 95% output of total Indian coal is recovered from the Damodar series alone, which comes under Upper Gondwana Formation. Almost 98% of Indian coal is recovered from the Dharwad series, which comes under Lower Gondwana Formation. फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि कोल माइंस इन इंडिया और ये गोंडवाना कोल्स है। तो फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्लेनेशन द आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर 3, बोथ 1 and 2। Black marble is generally found in the district of जोधपुर, जयपुर, जबलपुर और जैसलमेर। Generally, white marble is found in Jabalpur, which is located in Madhya Pradesh, but black marble is found in Jaipur, Rajasthan. So the answer of this question goes to option number 2. Black marble is generally found in the district of Jaipur. Shingle is decomposed laterite obtained by granite stone crushing or water-bound pebbles or air-weathered rock. The shingle is water-bound pebbles and morum is decomposed laterite. Shingle is a mass of small rounded pebbles, especially on a seashore. Friends, यहाँ पे आप देख सकते हैं सीशोर के किनारे जो गोल गोल पत्थर पड़े रहते हैं उन्हें हम सिंगल कहते हैं। So the answer of this question will be option number 3. Shingle is water-bound pebbles. Next question. Stone used for the construction of retaining wall must be soft, hard, light और heavy. फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन देख ले रहे हैं किस तरह का स्टोन कहाँ पे यूज होता है और इसकी क्या कंडीशन होती है। ए हैवी एंड इम्परवियस स्टोन इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल टाइप ऑफ मरीन इंजीनियरिंग वर्क्स। फ्रेंड्स, हैवी और इम्परवियस जो स्टोन होता है वो मरीन इंजीनियरिंग वर्क के लिए यूज होता है, जो समुद्र के किनारे जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्क होते हैं वहाँ पे यूज करते हैं। अ स्टोन अनअफेक्टेड बाय एसिड और फ्यूम्स is required for use in a manufacturing of town or industrial area. A heavy and hard stone is required for the construction of the retaining wall and foundation of any type of building. A stone of pleasing color and impervious in nature is required for the face work of a high class building.
A soft and smooth grained stone is required for an ornamental works of the building. A soft and light stone is required for the arches. A very hard and resistant stone is required for staircase and flooring works. So the answer of this question will be option number 4. Stones used for the construction of retaining wall must be heavy. In stone masonry, stones, which are generally stratified rocks, are so placed that the direction of pressure acts at right angles of the plane of bedding, at 45 degree to the plane of bedding, at 60 degree to the plane of bedding, or parallel to the plane of the bedding. फ्रेंड्स यहाँ पे आप फिगर से ये देख सकते हैं कि जो मैसोनरी स्टोन्स में स्टोन यूज होते हैं तो उनकी जो प्रेशर की डायरेक्शन होती है वो किस तरह से एक्ट करती है। फ्रेंड्स यहाँ पे फिगर से आपको एक चीज़ क्लियर हो रहा होगा कि जो भी प्रेशर लगेगा वो 90 डिग्री एंगल पर एक दूसरे से पास होता है। So the answer of this question will be option number 1 at right angles to the plane of bedding. In arches, the stratified stones are placed so that their planes are parallel, perpendicular, radial. फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ये बताना है कि जब आर्चेस का कंस्ट्रक्शन होता है तो उसमें जो स्टोन्स यूज होते हैं तो स्टोन्स की जो फोर्स ऑफ एक्शन लाइन होती है वो कैसी होती है, पैरेलल होती है, परपेंडिकुलर होती है या रेडियल होती है। सो फ्रेंड्स यहाँ से आप फिगर्स में देख कर ये बता सकते हैं कि जो स्टोन आर्चेज में यूज होते हैं उनकी जो फोर्स ऑफ एक्शन वाली लाइन होती है वो एक दूसरे की रेडियल होती है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल गोज टू ऑप्शन नंबर 3, दैट इज रेडियल। Stratigraphy is an important branch of geology. Which of the following statement is true in the context of stratigraphy? It is also known as historical geology. It deals with the history of rocks of the Earth's crust. It gives emphatic stress on the time of formation and the changes undergone by the rocks since their formation. And option 4 is all of the above. फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन देखते हैं। स्ट्रेटिग्राफी डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रेटिफाइड रॉक्स एंड इट्स हिस्ट्री एंड देयर फॉर्मेशन। इट डील्स विद द कोरिलेशन ऑफ रॉक सिस्टम with that of standard stratigraphical scale of a particular geographical location or geographical area. According to the explanation, the answer of this question goes to all of the above. Next question. Pseudomorphism is a phenomena in which the original chemical composition of a particular mineral is changed by the natural agencies in such a way that a new compound is produced. Examples of pseudomorphs are gypsum after anhydrite, quartz after fluorite, limonite after pyrite, or all of the above. The explanation of this question, friends, from a change in internal crystal structure without a change in chemical composition, these pseudomorphs are called paramorphs. For example, aragonite becomes calcite and brookite becomes rutile. By the loss of an ingredient from the original compound, जो आपका नया मटेरियल बनेगा उसको pseudomorphs कहते हैं, जैसे cuprite loses oxygen to form copper. By the addition of an ingredient to the original compound, anhydrite adds water to form gypsum and cuprite adds carbon dioxide and water to form malachites. And by an exchange of constituents, for example, felspar loses potassium silicate and gains water to become kaolinite. So the answer of this question will be option number 4, all of the above. Which of the following statement is true in the context of seismology? It is an offshoot of geophysics. It deals with the study of earthquake in all their aspects, all of the above or none of the above. The explanation of this question: seismology is the systematic study of an earthquake. What is earthquake? Earthquake is the vibration on the crust of earth. The instrument used for recording the earthquake is called seismograph. For locating the epicenter of an earthquake, one should install at least 3 seismographs at 3 different locations. So the answer of this question will be option number 3, all of the above.
Thanks a lot friends for watching this video. Please like and subscribe my channel. Thank you.